मॉर्निंग एवरीवन। तो पार्ट 1 वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था कि पदार्थ क्या होते हैं, द्रव्यमान, आयतन और पाचन तत्व क्या होते हैं हमारे, फिर भौतिक स्वरूप, पदार्थ कणों से मिलकर बने होते हैं। फिर हमने इसी प्रकार एक एक्टिविटी करी थी जो हमारा क्या है, पदार्थ के मतलब कि पोटेशियम परमोनेट वाले हम इसमें एक्टिविटी करे थे। फिर उसके बाद अभिलाक्षी गुणों के बारे में पढ़े थे। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की हमने मेनली 5 अवस्थाएं पढ़ी थी, बुक में तो 3 दिया है, लेकिन आप लोग से कोई पूछे कि पदार्थ की चौथी और 5वीं अवस्था कौन सी है तो आप लोग बता सके। तो पदार्थ की 5 अवस्थाएं हमने पढ़ा था, कौन कौन से, ठोस पढ़े थे, द्रव्य पढ़े थे और गैस पढ़े थे। और मैंने आपको बताया था 2 और होते हैं, 5 होते हैं। तो पदार्थ की चौथी अवस्था हमारी प्लाज्मा होती है जो उच्च ताप पर निर्भर करती है, और जो हमारी 5वीं है वो बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट जो कि एक साइंटिस्ट के नाम पर है। ये निम्न ताप पर हमारी क्या होती है, स्थिर रहती है। अब आज हम आपको इन तीनों का अंतर बताएंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे अच्छे से गुण, ठोस, द्रव, गैस, ये सारा आकार, आयतन, घनत्व, बहने का गुण, ऊष्मा का प्रभाव, तल, दाब का प्रभाव, विभाजनशीलता, ये सब हमारा दिया हुआ है। इसको आप एकदम अच्छे से इसको आप लिख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है इसमें। हर एक चीज़ आपका दिया है जो कि मैंने आपको पढ़ाया है। तो यहाँ पे है आकार। आकार क्या होता है, ठोसों का आकार क्या होता है, निश्चित होता है। द्रव्य का आकार निश्चित नहीं होता, इन्हें जिस पात्र में रखा जाता है उसी का आकार ये क्या कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इनका आकार निश्चित नहीं होता है, ये जिस पात्र में रखी जाती है उसी पात्र का आकार ये ग्रहण कर लेती है। आयतन की बात करें तो आयतन हमारा ठोस का निश्चित होता है, द्रव्य का आयतन भी निश्चित होता है, लेकिन हमारा क्या होता है, गैस, इनका आयतन निश्चित नहीं होता है, जिस पात्र में रखा जाता है उसी का आयतन ग्रहण कर लेती हैं, ठीक है। अब घनत्व की बात करें तो सबसे अधिक घनत्व किसमें होता है, ठोस में होता है। और फिर उसके बाद कम मतलब माध्यम किसमें होता है हमारा, मतलब कि इसका घनत्व ठोस से कम होता है, ठीक है। द्रव्य का घनत्व क्या होता है, ठोस से कम होता है, मतलब कि ये माध्यम होता है। और फिर हमारा गैस आता है, गैस का घनत्व बहुत ही ज़्यादा कम होता है। बहने का गुण हमारे ठोस में नहीं होता है, और द्रव्य में हमारे क्या होता है, द्रव हमारा क्या करता है, बहता है। लेकिन जो बहने का गुण है सबसे ज़्यादा हमारा किस में होता है, गैस में होता है। द्रव्य से भी ज़्यादा किस में होता है, हमारा गैस में होता है। दोनों में होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा बात आई पूछने की तो हमारा गैस में होता है। फिर उसके बाद हम आते हैं ऊष्मा का प्रभाव। ये गर्म करने पर फैलते हैं। अगर हम जैसे कि किसी ठोस को ऊष्मा दे, ऊष्मा, तो ये क्या करेंगे, फैलेंगे धीरे धीरे। ये इनको हीट जब प्रोवाइड होगा तो ये फैल फैल के किस में चेंज हो जाएंगे, द्रव्य में चेंज हो जाएंगे। और जब द्रव्य को और ऊष्मा दिया जाएगा तो धीरे धीरे किस में चेंज हो जाएंगे, गैस में। अगर इनको इन्हीं के मतलब कि इनको फिर वापस से ठोस बनाना होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, ठंडा करेंगे। ठंडा करेंगे तो ये हमारा द्रव्य में चेंज होगा, फिर थोड़ा और ठंडा हो जाएगा तो ये हमारा जिस अवस्था में थी ठोस अवस्था में ही आ जाएगी, ठीक है। और फिर हमारा आता है द्रव्य में, ये गर्म करने पर ठोस से अधिक फैलते हैं। स्थिर द्रव्य का तल सदैव समतल होता है। क्या होता है, ये जो स्थिर द्रव होता है उसका तल क्या होता है, हमेशा समतल होता है। फिर ये गर्म करने पर बहुत तेजी से फैलती हैं, इनका कोई भी तल नहीं होता है। हमारे द्रव्य में हमारा क्या होता है, सदैव तल, स्थिर द्रव्य का एक सदैव तल होता है जो कि समतल होता है, और हमारे गैस का कोई भी तल नहीं होता है। फिर उसके बाद आता है दाब का प्रभाव। तो हम पढ़ते हैं अब दाब का प्रभाव। तो इन्हें बहुत ही कम दबाया जा सकता है, ठोसों को बहुत ही कम दबाया जा सकता है, ठीक है। इसमें इन्हें ठोस से अधिक दबाया जा सकता है। अब जैसे कि ये हमारा पेंसिल है, ये क्या है, ठोस है, इसको हम दबा रहे हैं, ये दब थोड़ी ना, क्या ये दब रहा है, नहीं दब रहा है। तो इसीलिए इसमें लिखा है, इसे बहुत ही दबाएंगे तब कहीं जाके थोड़ा बहुत इसमें डिफरेंस आएगा, बाकी ये हमारा दबेगा नहीं। लेकिन हमारा द्रव्य को दबाया जा सकता है और गैस को हमारा सबसे अधिक दबाया जा सकता है। फिर उसके बाद आपको पढ़ाते हैं विभाजनशीलता। इन्हें क्या होते हैं, ठोसों को क्या करते हैं, छोटे छोटे टुकड़े किए जा सकते हैं जो सरलता पूर्वक नहीं जोड़े जा सकते हैं, ठीक है। ठोस है उनके छोटे छोटे टुकड़े किए जा सकते हैं, और द्रव्य के टुकड़े नहीं किए जा सकते, इसे बूंदों में परिवर्तित किए जा सकते हैं। ये बूंदों में परिवर्तित हो सकता है, और लेकिन हमारा जो ठोस है उसके छोटे छोटे टुकड़े तो हो सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद आता है हमारा गैस में। गैस क्या है, गैस को ना ही तोड़ा जा सकता है और ना ही इनको बूंदों में बदला जा सकता है। ना ही गैस को हमारा क्या करा जाता है, तोड़ा जाता है, और ना ही बूंदों में बदला जा सकता है। फिर उसके बाद आता है हमारा गलनांक एवं क्वथनांक। गलनांक एवं क्वथनांक हम आपको डीपली अभी एक बार जब पदार्थ की अवस्थाएं कैसे बदलती है उसमें पढ़ाएंगे तो उसमें और ही अच्छे से पढ़ा लेंगे। इसमें आप देखिए, इसका निश्चित गलनांक होता है, क्वथनांक इनका क्या होता है, निश्चित क्वथनांक होता है। फिर आते हैं गैस में, देखते हैं इनका निश्चित क्रांतिक ताप होता है, वह ताप जिससे अधिक ताप पर केवल दाब बढ़ाकर गैस को द्रवित नहीं किया जा सकता, तो उसे ही गैस का क्या कहा जाता है, क्रांतिक ताप कहा जाता है। प्रेशर इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर कहा जाता है, ठीक है। इतना आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया कि
जो हमारी गैस है वह ताप जिससे अधिक ताप पर ये केवल दाब दबाकर गैस को द्रवित नहीं किया जा सकता। इसको क्या नहीं किया जा सकता? द्रवित नहीं किया जा सकता। अब हम आते हैं रिक्त स्थानों के बारे में। इनके अणुओं के बीच रिक्त स्थान बहुत कम होता है। आप लोग ठोस देखे होंगे, मैं आपको बताती हूँ। ये जो ठोस है इनके बीच में क्या है, अणुओं का जो स्थान है वो बहुत ही क्या है, बहुत ही कम है। क्या है? बहुत ही कम है। और जो हमारे द्रव्य के स्थान है, जो द्रव्य के स्थान है वो क्या है, थोड़े दूर दूर है। तो इसमें क्या होगा, अणुओं के स्थान क्या होंगे, ठोसों की अपेक्षा इनमें अणुओं के बीच रिक्त स्थान कुछ अधिक होगा, मतलब कि ये मध्यम होगा। और जो गैस है, गैसों में रिक्त स्थान सबसे अधिक होता है। ये यहाँ पे आप लोग फिगर देख सकते हैं, गैसों में रिक्त स्थान क्या होता है, सबसे अधिक होता है। देख सकते हैं इसके पार्टिकल्स कितने दूर दूर है, इसके अणु कितने दूर दूर है। सबसे ज़्यादा रिक्त स्थान किसमें होगा, गैस में होगा, फिर हमारे द्रव में होगा, फिर ठोस में। अब हम बात करते हैं अंतर आणविक बल की, तो बल सबसे ज़्यादा किसमें होगा, ठोस में होगा, फिर द्रव में होगा, फिर गैस में होगा। ये सब आप बहुत ही अच्छे से समझिएगा, क्योंकि ये सब पेपर में MCQ क्वेश्चन के थ्रू पूछे जा सकते हैं। ठीक है, हम आते हैं आणविक संरचना है। ये क्या है, इनके अणु बहुत पास पास होते हैं और ये अणु बहुत ही प्रबल होते हैं। ये बहुत इतने प्रबल होते हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं, प्रबल होते हैं। आप लोग ये ठोसों के अणु हैं, ठीक है, ये इतने प्रबल होते हैं, ये बहुत ही मैंने आपको बताया ना कि अंतर आणविक बल क्या होता है, ठोसों में सबसे अधिक होता है। ये क्या करते हैं, एक निश्चित संरचना में ये अणु अपनी मध्यमान स्थिति के इधर उधर गति करते हैं। मध्यमान स्थिति के ही थ्रू ये इधर उधर गति करते हैं। फिर हम आते हैं द्रव्य में। तो ठोस की अपेक्षा इनके अणु अधिक दूर होते हैं। इनके अणुओं के स्थान निश्चित नहीं होते हैं। इसमें क्या होते हैं, ठोसों की अपेक्षा इनके अणु अधिक दूर होते हैं। इनके अणुओं के स्थान निश्चित नहीं होते हैं, इसलिए ठोसों की अपेक्षा इनकी गति कैसी होती है, तीव्र गति होती है। ठीक है, अब हम आते हैं गैस पर। इनके अणुओं के स्थान निश्चित नहीं होते हैं। इनके अणु स्वतंत्रता पूर्वक तीव्र वेग से सभी दिशाओं में गति करते रहते हैं। इनके जो अणु होते हैं इनका स्थान क्या होता है, निश्चित नहीं होता है, इसलिए ये अणु स्वतंत्रता पूर्वक तीव्र गति से सभी दिशाओं में क्या करते हैं, गति करने लगते हैं। उदाहरण हम समझते हैं पहले सबसे ठोस का। ठोसों में क्या आता है, बर्फ आ गया, मोम आ गया, और फिर लोहा आ गया, अन्य आ गया, गंधक आ गया, पारा आ गया। पारा क्या होता है, पारा एक प्रकार का जहर है। ठीक है, पारा को छोड़कर, पारा हमारा किस में आएगा, पारा हमारा द्रव्य में आएगा। पारा को छोड़कर ये सारी लकड़ी का कागज पत्थर ये सारे हमारे क्या हैं, ठोस हैं। क्या है, हमारे ठोस है। अब हम आते हैं द्रव्य पे। में क्या क्या पाया जाता है, जल, दूध, तेल, शहद और पारा। पारा किस में होता है, मैंने आपको बताया अभी, द्रव्य में होता है। पारा एक प्रकार का क्या है, जहर है। और फिर हमारा गैस है, वायु, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। ये सब हमारी जो जितने भी गैस होते हैं, CNG, LPG, जितने भी वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ये सारे हमारे क्या होते हैं, गैस होते हैं। ठीक है, आप लोग इसको एक अच्छे से नोट कर लीजिए। कुछ समझ में आ गया होगा कि ठोस क्या होता है, द्रव क्या होता है और गैस क्या होता है। अच्छे से आपको मैंने इसमें डीपली से समझा दिया। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आया तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। तो अब हम आगे के टॉपिक पढ़ते हैं, क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकते हैं। अब हम सोचते हैं कि क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है क्या, तो चलिए पढ़ते हैं आगे, तभी तो समझ में आएगा। तो अब है ठोस जैसे कि हमारा क्या है, बर्फ है, द्रव जैसे जल, एवं गैस जैसे क्या है, जलवाष्प है। दिया है कि जब अवस्था बदलेंगे तो पदार्थ में क्या अंदर क्या होता है, अवस्था बदलने के दौरान पदार्थ के अंदर क्या होता है, ये हम समझते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले सबसे हम बात करते हैं द्रव्य की। जो द्रव है वो तीनों अवस्थाओं में रह सकता है, जैसे कि बर्फ में, बर्फ कहने का मतलब है ठोस, जल, द्रव, जलवाष्प मतलब कि गैस। एक ही द्रव्य की भिन्न भिन्न क्या होती है, अवस्थाएं होती है। द्रव्य की एक ही द्रव्य की क्या होती है, भिन्न भिन्न अवस्थाएं होती हैं। द्रव्य की अवस्था में परिवर्तन अणुओं की गति ऊर्जा में परिवर्तन के कारण होता है। किसके कारण होता है, द्रव की अवस्था में परिवर्तन गतिज ऊर्जा के परिवर्तन के कारण ही होता है। ठोस को गर्म करा जाता है। जब हम गर्म करते हैं तो उसमें क्या होती है, गतिज ऊर्जा में क्या होती है, वृद्धि होती है। जैसे कि जब जो हमारे अणु होते हैं वो क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए अधिक स्वतंत्र हो जाते हैं। मतलब कि ये जो ठोसों के अणु होते हैं जब गर्म करते हैं तो ये एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए क्या हो जाते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं। यह पदार्थ की द्रव अवस्था है। यह पदार्थ की कैसी अवस्था है, द्रव्य अवस्था है। जब द्रव पदार्थ को गर्म करते हैं, जब द्रव पदार्थ को जब गर्म करते हैं तो उसमें गतिज ऊर्जा अत्यधिक वृद्धि होने लगती है। जब जैसे कि जो हमारा द्रव है, अब हम इसको अगर गर्म करते हैं तो इसमें क्या होती है, अत्यधिक क्या होता है, ऊर्जा
गतिज ऊर्जा होने लगती है और अणु अनियमित रूप से एक दूसरे से स्वतंत्र होकर अनियमित गति से करने लगते हैं। यह पदार्थ की कौन सी अवस्था हो जाएगी? गैसीय अवस्था हो जाएगी। जब हम ठोस को गर्म करेंगे तो इसमें जो गतिज ऊर्जा है उसमें जब वृद्धि होगी तो ये हमारा किसमें चेंज हो जाएगा? द्रव्य में। और जब द्रव्य को हम गर्म करेंगे तो इसमें क्या होगा? गतिज ऊर्जा अत्यधिक वृद्धि करने लगेगा और फिर ये हमारे किसमें पहुंच जाएगा? गैस में पहुंच जाएगा। अब जैसे कि हम एक यहाँ पे फिगर बना देते हैं, जैसा कि यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर लिया है। जो बर्फ है, जो मतलब कि हमारा ठोस है, जब उसको हम गर्म करेंगे तो इसमें किसमें हो जाएगा? जल में, मतलब कि द्रव्य में हो जाएगा। जब द्रव्य को हम अत्यधिक गर्म करेंगे तो किसमें? गैस में हमारा चेंज हो जाएगा। इसी तरह से जब हमें गैस से ठोस में लाना हो तो क्या करेंगे? अणु को ठंडा करेंगे, और जब द्रव्य से ठोस में लाना हो तो क्या करेंगे? ठंडा करेंगे। अत्यधिक ठंडा करने पर ही अपनी पोजीशन को परिवर्तन कर देगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा कौन सा टॉपिक है? यहाँ तापमान परिवर्तन का प्रभाव क्या है? तापमान परिवर्तन का प्रभाव हम पढ़ेंगे कि तापमान कैसे जब परिवर्तन होता है तो क्या होता है, यही सब हम पढ़ेंगे। ये हमारा क्रियाकलाप दे रखा है, ये हमारी एक्टिविटी दे रखी है। तो पहले सबसे हम यहाँ पे देखते हैं कि ठोस के तापमान को बढ़ाने पर उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। जब हम ठोस के तापमान को बढ़ाते हैं तो उसकी गतिज ऊर्जा में क्या आता है? बढ़ जाती है। जब गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने के कारण इसमें क्या होता है? कण जो होते हैं वो अधिक तेज क्या होने लगते हैं? कंपन करने लगते हैं, मतलब कि अत्यधिक तेज गति करने लगते हैं। ऊष्मा के द्वारा की गई ऊर्जा कणों के बीच के आकर्षण बल को पार कर लेती है। जो हमारे ऊष्मा के द्वारा जो ऊर्जा कणों को दी रहती है वो क्या करती है? आकर्षण बल को पार कर लेती है। इस कारण कण अपने नियत स्थान को छोड़कर अधिक स्वतंत्र होकर गति करते हैं। एक अवस्था ऐसी आती है जब वह ठोस पिघल कर किसमें चले जाता है? परिवर्तित हो जाता है। किसमें? द्रव्य में चेंज हो जाता है। यहाँ पे जैसे कि हमारे एक एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको इसको समझा रहे हैं। जैसे कि हमारा क्या है? स्टैंड है, लोहे की एक स्टैंड है। यहाँ पे हमने क्या लिया है? बर्नर यहाँ पे हमने लगाया। फिर यहाँ पे हमने क्या लिया है? आइस, मतलब कि बर्फ़ लिया है। और यहाँ पे क्या लिया है? कांच की एक छड़ लिया है। और यहाँ पे थर्मोमीटर। तो हम इसमें बीकर में जब डालेंगे तो हम जब इसको बर्न करेंगे, मतलब कि जब इसको हीट प्रोवाइड करेंगे तो ये हमारा किसमें बदल जाएगा? जल में बदल जाएगा। जो बर्फ़ है वो किसमें बदल जाएगा? हमारा जल में बदल जाएगा। इतना समझ होता है? बर्फ़ का जल बदलने की प्रक्रिया ये हमें दिखाया गया है। इतना समझ में आपको आ गया होगा। न्यूनतम तापमान पर ठोस पिघल कर किसमें बन जाते हैं? द्रव्य में बन जाते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? गलनांक कहते हैं। उसी को क्या कहेंगे हम? गलनांक कहेंगे। किसी ठोस का गलनांक उसके कणों के बीच के आकर्षण बल के सामर्थ्य को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? सामर्थ्य को दर्शाता है। ठीक है, हम आगे पढ़ते हैं, समझते हैं कि गलनांक क्या होता है। बर्फ का गलनांक कितना होता है? 273.15 केल्विन इसे कहते हैं। ये गलने की प्रक्रिया यानी ठोस से क्या करता है? द्रव की अवस्था में परिवर्तन को संगलन कहते हैं। ठीक है, अब हम पहले सबसे समझ लेते हैं एक बार कि गलनांक हमारा आखिर में होता है क्या है। तो जो हमारा गलनांक होता है उसको हम इंग्लिश में मेल्टिंग कहते हैं। वह तापमान जिस पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर जो वायु होता है वो वायुमंडलीय दाब पर ठोस अपनी अवस्था को क्या कर लेता है? जब द्रव्य में बदलता है उसे क्या कहते हैं? द्रव्य का गलनांक कहते हैं। मतलब कि जो हमारा जो ठोस है जब वो द्रव्य में बदलता है तो उसी को हम क्या कहते हैं? गलनांक कहते हैं। या वह बिंदु है जिस पर क्या होता है? जब जो हमारा द्रव्य होता है वो ठोस में बदलता है। मतलब कि ये इसका कहने का अर्थ है जब हमारा जो अगर हम द्रव्य से ठोस में बनाएंगे। अब जैसे कि अगर हम 0 डिग्री सेल्सियस पे हम क्या कर रहे हैं? जल को बना रहे हैं, और 0 डिग्री सेल्सियस पे हम जल से क्या बना रहे हैं? बर्फ को बना रहे हैं। तो ये हमारा 0 डिग्री सेल्सियस पे ही हमारा ये होगा। पढ़ते क्या दिया है? तो आगे हमारा है किसी ठोस को क्या दिया है? किसी ठोस की गलने की प्रक्रिया में तापमान समान रहता है। जब कोई ठोस हमारा गलता है तो उसकी जो प्रक्रिया में जो तापमान होता है वो क्या होता है? समान होता है। ऐसे में ऊष्मीय ऊर्जा कहा जाता है। इसी को क्या कहते हैं? ऊष्मीय ऊर्जा कहते हैं। जब तापमान समान रहता है जब ठोस की गलने पर तो उसको हम ऊष्मीय ऊर्जा कहते हैं। गलने के प्रयोग की प्रक्रिया के दौरान आपने ध्यान दिया होगा कि गलनांक पर पहुंचने के बाद जब एक संपूर्ण बर्फ पिघल नहीं जाती, जब तक कोई संपूर्ण जो हमारी बर्फ है वो पिघल नहीं जाती तब तक तापमान नहीं बदलता है। तापमान वही रहता है हमारा जब तक हमारा क्या नहीं होता? बर्फ पिघल नहीं जाती है। बर्फ पिघल नहीं जाती है। बीकर को ऊष्मा प्रदान करने के बावजूद भी ऐसा ही होता है। जब हम बीकर को अगर हम ऊष्मा प्रदान करेंगे तब भी हमारा क्या होता है? ऐसा ही होता है। कणों के पारस्परिक आकर्षण बल को वशीभूत करके पदार्थ की अवस्था को बदलने में इस ऊष्मा का प्रयोग होता है। चूंकि तापमान में बिना किसी तरह की वृद्धि दर्शाए इस ऊष्मीय ऊर्जा को बर्फ अवशोषित कर लेती है। यह माना जाता है कि यह बीकर में ली गई सामग्री में छुपी रहती है, जिसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ये इसे क्या मान लिया जाता है? जब जो हमारा ऊष्मीय बर्फ होता है उसको हम जब अवशोषित करते हैं तो इसको क्या मान लिया जाता है? ये बीकर की सामग्री में क्या होती है? छुपी रहती है। इसी को क्या कहते हैं? गुप्त ऊष्मा कहते हैं।
क्या कहते हैं गुप्त ऊष्मा, और अच्छे से हम गुप्त ऊष्मा के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि जब किसी ठोस को गर्म किया जाता है तो क्या होता है, तो उसका तापमान बढ़ने लगता है। एक विशेष ताप पर क्या होता है, पहुंचने पर ये क्या होता है, ताप स्थिर हो जाता है। जब एक विशेष ताप पर जब ये पहुंच जाता है हमारा ठोस, तो क्या हो जाता है, इसका ताप स्थिर हो जाता है। तथा जो हमारे ठोस होते हैं वो क्या करते हैं, गलना प्रारंभ करते हैं। जब इनका ताप स्थिर हो जाता है तो ये क्या करते हैं, गलना प्रारंभ करते हैं। स्पष्ट है कि जब ठोस गल रहा होता है उस समय ठोस को दी गई ऊष्मा उसका ताप नहीं बदलती बढ़ाती, बल्कि उसकी जो हमारी उसकी अवस्था होती है उसको क्या करती है, परिवर्तन करने को ही क्या कहते हैं, हम गलनांक कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, गुप्त ऊष्मा, या इसको इंग्लिश में हम कहते हैं लैटेंट हीट। आपको गुप्त ऊष्मा अच्छे से समझ में आ गया। मेनली छोटा सा पॉइंट है, जब तक इसका ताप, जब ये जो हमारा जो ठोस होता है, जब ये गलना प्रारंभ करता है, जो ठोस को ऊष्मा दी जाती है उसका ताप नहीं बढ़ाती, बल्कि उसमें उसकी क्या करती है, अवस्था में जो परिवर्तन करती है, इसी को हम गलनांक कहते हैं। गलनांक में व्यय होती है, इसी ऊष्मा को हम क्या कहते हैं, गुप्त ऊष्मा, लैटेंट हीट कहते हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं। ये जो हमारा, हम कहाँ तक पढ़े, हाँ, गुप्त ऊष्मा के बारे में हमने अच्छे से पढ़ा। तो ये हमारा जब यहाँ पे लिखा है, जैसे कि मैंने आपको बताया, जब 0 डिग्री सेल्सियस से 273 केल्विन पर जल के कणों की ऊर्जा उसी तापमान पर बर्फ के कणों की ऊर्जा से अधिक होती है। जब हम जल में ऊष्मीय ऊर्जा देते हैं तो कण अधिक तेजी से क्या करते हैं, गति करने लगते हैं। जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया, ये सेम टू सेम वैसा ही है। फिर यहाँ पे आ जाते हैं, इस तापमान पर द्रव में बदलना क्या होता है, शुरू हो जाता है। वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उससे इसका क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। जब वायुमंडलीय दाब पर जब हमारा क्या होता है, वायुमंडलीय दाब पर जब हमारा द्रव उबलने लगता है तो इसी को हम क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। जो हमारा क्वथनांक होता है, द्रव के सभी कणों को इतनी ऊर्जा मिल जाती है कि वे किसमें, वाष्प में बदल जाते हैं, मतलब कि वो किसमें, गैस में बदल जाते हैं। द्रव से गैस में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हम क्वथनांक कहते हैं। द्रव से ठोस में बदलने के लिए हम क्या कहते हैं, बदलेंगे तो उसको जमना कहेंगे, और जब ठोस से द्रव्य में बदलेंगे तो संगलन कहेंगे, मतलब कि गलनांक कहेंगे, या तो फिर संगलन कहेंगे। फिर उसके बाद हम आते हैं, गुप्त ऊष्मा को हमने अच्छे से आपको बता दिया है। यहाँ पे उसको परिभाषित मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। हमने संगलन की प्रस्तुत ऊष्मा को परिभाषित किया है, जो हमारा कितना है, 373 केल्विन, 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर भाप अर्थात वाष्प के कणों में उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब भाप के कणों ने वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के रूप में अतिरिक्त ऊष्मा अवशोषित कर ली है। तो आपको एक फॉर्मूला मैं यहाँ पे दिखाती हूँ। हाँ, ये वाला फॉर्मूला है हमारा 373 के 100 डिग्री केल्विन इक्वल टू 273 प्लस 100 इक्वल टू 373 केल्विन। ये फॉर्मूला, इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि इसके बेस पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और यहाँ पे सेम वही जो मैंने आपको बताया, जब ठोस अवस्था को जब हम ऊष्मा प्रदान करेंगे तो वो द्रव में बदल जाएगी, अत्यधिक ऊष्मा देने पर ये गैस में हो जाएगी। जब इसको थोड़ा ठंडा करेंगे तो हमारा द्रव में चेंज, अत्यधिक ठंडा करने पर हमारा किसमें हो जाएगा, ठोस में बदल जाएगा। तो अब हम चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, हमारी दाब परिवर्तन का प्रभाव। इससे पहले हम ये समझते हैं कि जो हमारा द्रव है, जब उसको हम ठोस में चेंज करेंगे तो उसमें क्या करना पड़ेगा, जमना। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया, जब ठोस से द्रव में जाएगा तो उसको संगलन कहेंगे। अब जब हमारा ठोस से गैस में जाएगा तो उसको क्या कहेंगे, ऊर्ध्वपातन। और जब हम गैस से ठोस में जाएंगे तो उसको निक्षेपण कहेंगे। और जब द्रव्य से गैस में जाएंगे तो वाष्पीकरण। और जब गैस से हमारा क्या हो जाएगा, द्रव्य में जाएगा तो उसको हम क्या कहेंगे, संघनन कहेंगे। अच्छा, आप लोग ऐसी कोई चीज़ बताइए कि जो हमारे द्रव्य में बिना बदले डायरेक्ट गैस में बदल जाए, कौन सी ऐसी वस्तु है। तो हमारी कौन कौन सी वस्तुएं ऐसी हैं जो गैस में बिना बदले, मतलब कि ठोस से द्रव्य में बिना बदले गैस में हो जाए। तो कौन सा है, कपूर हो गया, और फिर कपूर हो गया, आयोडीन हो गया। ये सब हमारी क्या है, जो द्रव्य में बिना बदले सीधा गैस में बदल जाती है। कपूर हो गया, आयोडीन हो गया, और हमारा क्या हो गया, नैप्थलीन हो गया। ठीक है, इतना आपको अच्छे से समझ में है। अब हम आते हैं कि दाब परिवर्तन के प्रभाव तो हम पढ़ेंगे। इससे पहले हम एक और चीज़ जान लेते हैं। हमने आपको संगलन के बारे में बता दिया कि गलनांक कैसे होता है। फिर अब हम आते हैं हिमांक के बारे में आपको बताते हैं। तो हिमांक बिंदु किसी द्रव्य का वह तापमान है जिस पर वह वायुमंडलीय दाब पर अपनी अवस्था को तरल से ठोस में बदल देता है। मतलब कि हिमांक बिंदु की वह किसी द्रव्य का वह तापमान है। हिमांक क्या है, किसी द्रव्य का वह तापमान है जिस पर वायुमंडलीय दाब पर अपनी अवस्था को किसमें, तरल ठोस में बदल देता है। मतलब कि अगर 0 डिग्री सेल्सियस की हमारा किसमें, बर्फ से जल में बदल रहा है 0 डिग्री सेल्सियस में, तो हमारा 0 डिग्री सेल्सियस से हमारा क्या होगा, जल से बर्फ में चेंज हो जाएगा। जैसे कि 0 डिग्री सब जब हमारी सेल्सियस में बर्फ रहेगा, तो जब हम बर्फ से जल बनाएंगे 0 डिग्री सेल्सियस से, और वही 0 डिग्री सेल्सियस से हम क्या करेंगे, बर्फ से जल से बर्फ को बनाएंगे। अब हमने आपको संगलन मतलब कि गलनांक के बारे में, हिमांक मतलब कि जमना के बारे में बताया। अब हम बताते हैं आपको वाष्पीकरण। वाष्पीकरण को हम एक और नाम दे देते हैं क्वथनांक। इसे हम क्वथनांक भी कह सकते हैं। क्वथनांक तो हम समझते हैं कि वाष्पीकरण हमारा क्या होता है, किसी तरल का जो हमारा वाष्पीकरण होता है वह तापमान होता है जिस पर द्रव का वाष्प दाब द्रव के वातावरण के वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। इस तापमान को द्रव से वाष्प में परिवर्तित हो जाता है।
तापमान पर क्या होता है, जो हमारा द्रव होता है वो किसमें चेंज हो जाता है, वाष्प में चेंज हो जाता है। अब जैसे कि यहाँ पे हम एक जैसे कि हम यहाँ पे ड्राइंग बना रहे हैं, ठीक है, ये एक मैंने यहाँ पे इसमें हीट प्रोवाइड करा, इसमें जैसे कि मैंने हीट प्रोवाइड करा, ठीक है, यहाँ पे मैंने हीट प्रोवाइड करा और यहाँ पे मैंने क्या रख दिया है, पानी, गर्म होने के लिए पानी, इसको हमने एक प्लेट से ढक दिया है। तो जब हम प्लेट हटाएंगे तो इसके ऊपर क्या रहेगा, भाप रहेगा, इसी को हम क्या कहेंगे, इससे क्या निकलेगा, भाप। जब पानी अत्यधिक गर्म हो जाएगा तो इससे क्या निकलेगा, जब भाप निकलने लगेगा तो इसी को द्रव से किसमें, जब गैस में परिवर्तित होता है तो इसी को हम वाष्पीकरण या क्वथनांक कहते हैं। अब हम आगे आते हैं कि संघनन क्या होता है। हमारे संघनन क्या होता है, जब किसी पदार्थ की वाष्प के द्रव, जब हम किसी पदार्थ को गैस से द्रव अवस्था में परिवर्तित होने की क्रिया को ही हम क्या कहते हैं, संघनन। इसको इंग्लिश में हम कहते हैं कंडेंसेशन, कंडेंसेशन कहते हैं। किसी वाष्प को पर्याप्त रूप से ठंडा करने, ताप घटाने अथवा बिना ठंडा किए ही वाष्प का ताप बढ़ाने से उसे संघित किया जा सकता है। अगर हम जैसे कि जो हमारा संघनन है, अगर हम इसे क्या करें, पर्याप्त ठंडा करें तो या ताप घटाएं या बिना ठंडा किए ही वाष्प का ताप बढ़ाने से ये किसमें हो जाता है, संघनन में, द्रव्य में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, जब इसको थोड़ा ठंडा करें या ठंडा ना ही करें, ताप घटाने पर भी ये किसमें चेंज हो जाता है, संघनन में चेंज हो जाता है। आपको गलनांक, जमना, वाष्पीकरण और संघनन इतना आपको समझ में आया। अब हम बात करते हैं ऊर्ध्वपातन की। ऊर्ध्वपातन की जो हमारा ठोस से सीधा किसमें हो जाता है, गैस में। तो हमारा जो ठोस से सीधा गैस में हो जाता है उसमें हम क्या क्या कह सकते हैं, जैसे कपूर हो गया, अमीनो क्लोराइड हो गया, नैप्थलीन हो गया और आयोडीन हो गया, ठीक है, एक्सेट्रा। और जब हम गैस से ठोस में जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, निक्षेपण कहते हैं। अगर हम किसी चीज़ को सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित करते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठीक है, इतना आपको अच्छे से समझ में आया। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा क्या है, ये है हमारा दाब परिवर्तन का प्रभाव, मतलब कि इसमें क्या दिया है, दाब परिवर्तन का प्रभाव कैसे होता है। तो हम जानते हैं कि घटक कणों के बीच की दूरी में अंतर होने के कारण पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं में अंतर होता है। किसी सिलेंडर में भरी गैस पर दाब लगने पर संपीड़न करने का क्या होगा, जब हम किसी गैस को संपीड़न, मतलब जब किसी गैस को हम अगर दबाएंगे, उसको हम दबा के भर सकते हैं। गैस को हम, गैस के जो कण होते हैं वो वाकई में बहुत दूर दूर होते हैं, मतलब कि एक यहाँ है तो एक यहाँ है, एक यहाँ है तो एक यहाँ है, इसके कण इतने दूर दूर होते हैं, इसलिए इसको आसानी से क्या करा जा सकता है, संपीड़न, मतलब कि इसको आसानी से दबाया जा सकता है। या इसके कणों के बीच की दूरी कम हो जाती है, इसके कणों के बीच की दूरी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। या आपको लगता है कि दाब बढ़ाने या घटाने से पदार्थ की अवस्था परिवर्तन हो सकती है। हाँ, जब हम अगर दाब को घटाएंगे या बढ़ाएंगे तो उसमें क्या होगा, परिवर्तन होगा। जैसे कि हमने ये बताया कि था ही कि जब गैस से हम ठंडा करेंगे तो द्रव्य में चेंज होगा, सेम वही चीज़ है। और भी अच्छे से अगर हम बताएं तो जब अगर हम द्रव्य की अवस्था को दाब बढ़ाकर अथवा दाब घटाकर भी परिवर्तित किया जा सकता है। द्रव्य की अवस्था को दाब घटाए और दाब बढ़ाए बिना भी परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे कि गैस को दाब बढ़ाकर साथ ही ताप कम करके द्रव्यों में परिवर्तित किया जा सकता है। और कुछ ठोस, जैसे कि ठोस जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, को दाब कम करके गैस में परिवर्तित किया जा सकता है। हम इसकी विवेचना कुछ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दिया है, इसको हम क्या कर रहे हैं, सिलेंडर है, इसको हम जब इसमें हम भर रहे हैं, पिस्टन को इसमें भर रहे हैं तो इसके कड़ू एकदम पास धीरे धीरे इतने पास हो जाए। ऐसे ही दाब बढ़ाने, दाब परिवर्तन का प्रभाव इसी को कहते हैं। जब हम इसको किसी चीज़ को, इसमें दाब परिवर्तन सिर्फ दो ही चीज़ में हमारा हो सकता है, एक हमारा द्रव में, एक हमारा किस में हो सकता है, गैस में। और हमारा ठोस में बहुत ही कमी होता है, मुश्किल है, थोड़ा बहुत कंपन भी बहुत ही नामात्र कर सकता है। तो आपको आई होप दाब परिवर्तन का प्रभाव समझ में आया होगा। दाब के बढ़ाने और तापमान घटाने से क्या होता है, गैस द्रव में क्या हो जाता है, बदल सकती है। क्या आपने ठोस CO2 के बारे में सुना है, इसे उच्च दाब पर संग्रहित किया जा सकता है। CO2 को, कार्बन डाइऑक्साइड को किस पे, उच्च दाब पर संग्रहित किया जा सकता है। जब वायुमंडलीय दाब का माप कितना हो जाता है, 1 एटमॉस्फेयर होता है, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड द्रव की अवस्था में बिना सीधे गैस में परिवर्तित हुए किसमें हो जाते हैं। यही कारण है कि जब ठोस होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड हो वो शुष्क बर्फ में, ड्राई आइस में हो जाती है। जैसे ये तो मैंने आपको समझा दिया है। सेम यहाँ पे वाष्पीकरण मैंने आपको अच्छे से बता ही दिया है कि वाष्पीकरण क्या होता है। वाष्पीकरण को कितना कहते हैं, जब हमारा कोई जो द्रव होता है, जब वो गैस में तापमान के जरिए, मतलब कि तापमान से जो हमारा जो गैस होता है वो किसमें, वाष्पीकरण के तापमान से किसमें, द्रव्य वाष्प में बदलता है, तो उसी को हम क्वथनांक कहते हैं। वाष्पीकरण उसी को कहते हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। अब वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला कारक हमारा क्या है, ये तो एग्जाम्पल ही आप लोग एक्टिविटी घर पे करिएगा, अच्छे से देख लीजिएगा और आप लोग इसको एक्टिविटी घर पे कर सकते हैं। तो हम अब आते हैं, क्या पढ़ते हैं आगे हम, वायु वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। सतह क्षेत्र बढ़ाने पर अब हम जानते हैं कि जो वाष्पीकरण है एक सतही प्रक्रिया है। सतही क्षेत्र बढ़ाने पर वाष्पीकरण की दर भी क्या होती है, बढ़ जाती है। जैसे कपड़े सुखाने के लिए हम उन्हें फैला देते हैं। जब हम
जैसे कि हम क्या करते हैं, कपड़े सुखाने के लिए उन्हें फैला देते हैं। तापमान में वृद्धि, तापमान बढ़ाने पर अत्यधिक कणों से को पर्याप्त गतिज ऊर्जा मिलती है, जिससे वह किसमें वाष्पीकृत हो जाता है। आर्द्रता में कमी, वायु में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। किसी निश्चित तापमान पर हमारे आसपास की वायु में एक निश्चित मात्रा में ही जल वाष्प होता है। जब वायु में जल कणों की मात्रा पहले से ही अधिक होगी तो वाष्पीकरण की दर क्या होगी, घट जाएगी। वायु की गति में वृद्धि, हम जानते हैं कि तेज वायु से कपड़े क्या होते हैं, जल्दी सूख जाते हैं। अगर जब तेज वायु जो होता है, जब वायु अगर तेज चल रही हो तो हमारा क्या होता है, कपड़ा हमारा क्या होता है, जल्दी सूख जाता है। अगर वायु जब नहीं चल रही हो तो हमारा वायु के तेज होने से जलवाष्प के कण वायु के साथ क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। इससे आसपास की जलवाष्प की मात्रा क्या होती है, घट जाती है। अब हम बात करते हैं कि वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है। वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है। तो खुले हुए बर्तन में रखे द्रव में निरंतर वाष्पीकरण होता रहता है। वाष्पीकरण के दौरान हम कम हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। इस तरह आसपास से ऊर्जा के अवशोषित होने के कारण शीतलता हो जाती है। तो इसको हम समझते हैं कि अगर हम खुले हुए बर्तन को रखें, द्रव्य में निरंतर वाष्पीकरण होता रहता है। जब वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण क्या होते हैं, आसपास की ऊर्जा को क्या करते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। इसी को क्या कहते हैं, शीतलता के कारण कहते हैं। फिर हम जब आप एसीटोन या नाखूनों की पॉलिश हटाने वाले द्रव को हथेली पर गिराते हैं तो क्या होता है, इसके कण आपकी हथेली पर या उससे आसपास से ऊर्जा प्राप्त कर लेती हैं और वाष्पीकृत हो जाते हैं, जिससे हथेली पर शीतलता महसूस होता है। अगर जैसे कि जो एसीटोन होता है, जब हम नाखूनों की पॉलिश हटाने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो क्या होता है, इसके कण क्या होती है, आपकी हथेली या उसके आसपास की ऊर्जा को प्राप्त कर लेते हैं। इसी से क्या होता है, हमारी उंगली में क्या होता है, शीतलता महसूस होता है। तेज धूप वाले गर्म दिन के बाद लोग अपनी छत या स्नान पर जल छिड़कते हैं, क्योंकि जल के वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा गर्म सतह को शीतल बनाती है। क्या आप वाष्पीकरण के कारण शीतल होने के और उदाहरण दे सकते हैं। तो जब हम तेज धूप जो होता है वो क्या होता है, जो शारीरिक प्रतिक्रिया के कारण गर्मियों में क्या होता है, हमें ज़्यादा पसीना आता है, जिससे हमें क्या होता है, शीतलता मिलती है। जैसे कि हम जानते हैं कि जब वाष्पीकरण के दौरान द्रव की सतह के कारण कण हमारे शरीर या आसपास से ऊर्जा प्राप्त करके वाष्प में बदल जाते हैं। वाष्पीकरण की प्रस्तुत ऊष्मा के बराबर ऊष्मीय ऊर्जा हमारे शरीर में अवशोषित हो जाती है, जिससे हमारे शरीर को क्या मिलता है, शीतलता मिलता है। इसीलिए चूंकि हम सूती कपड़े में जल की अवशोषण अधिक होता है, इसलिए हमारा पसीना उसमें क्या होता है, अवशोषित होकर वायुमंडली में आसानी से वाष्पीकृत हो जाता है। अब देखते हैं आगे क्या है। गर्मियों में हमें सूती कपड़े क्यों पहनना चाहिए, क्योंकि जो हमारा पसीना होता है वो उसको क्या कर लेता है, सोख लेता है। शारीरिक प्रक्रिया यही है, फिर शारीरिक प्रक्रिया वाला, ठीक है। अब आपका ये लेसन होता है समाप्त। हमने आपको प्लाज्मा आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया था, जो हमारा निम्न ताप पर होता है। बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट हमने आपको बताया था, जो हमारा उच्च ताप पर निर्भर होता है। अच्छा उठो तो। चैप्टर हम यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप लोग को ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट